मित्रों, 2 अक्टूबर के दिन देश में 2 विभूतियों की चर्चा होती है। ये बात अलग है कि राजकीय अवकाश सिर्फ एक के नाम पे होता है, गांधी जयंती के नाम पर, लेकिन दूसरा नाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है लाल बहादुर शास्त्री का नाम, अलग अलग कारणों से। लेकिन जहाँ तक आप चरित्र की बात करें, उस मामले में शास्त्री जी को दूसरे स्थान पर रखते हुए भी आपको ये मानना पड़ेगा कि कई स्थलों पर वो अपने आदर्श पुरुष यानी महात्मा गांधी से भी थोड़ा सा आगे निकल गए। महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी बातें आप पढ़ चुके हैं, उन बातों को दोहराने का मकसद नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी के बारे में एक विशेष बात जो है वो जो चर्चा का विषय बननी चाहिए कि उस व्यक्ति ने जो निजी ज़िंदगी है वो किस तरह से जी, ये एक अलग दृष्टिकोण है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। एक तो गांधी का सत्याग्रह है, गांधी का अहिंसा है, गांधी की बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे सामने, बहुत सारे अनेक कोण जो हैं विचार के हमारे सामने आते हैं। लेकिन गांधी का जो निजी जीवन था वो बिल्कुल एक अलग ढंग से जीवन था। और सही बात थी कि अपनी संतान और अपने निजी परिवेश पर गांधी ध्यान नहीं दे पाए। उन्होंने स्वीकार किया है, उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी और उसके बाद जो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इन दोनों में कृतियों में उन्होंने बड़े एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बड़े सूक्ष्म ढंग से उन चीज़ों को बयान किया है जिनको वो जीवन में सार्वजनिक रूप से जी नहीं पाए। अपने ही बेटे के धर्म परिवर्तन और गांधीवाद की सारी आस्थाओं और जो विचार बिंदु थे उनको नकारते हुए अपने ही बेटा जब उनका खड़ा होता है तो वो बड़े आश्चर्य में रहते हैं और उनके पास इस बात का कोई उत्तर नहीं होता कि मैं अपने जीवन में अपने तप, अपनी साधना, अपने चिंतन के बावजूद मैं अपनी संतान को अपने जैसा क्यों नहीं बना पाया। ये प्रश्न कई बार उनके सामने आया था, लेकिन ये हरिमोहन गांधी के बारे में आया था, जबकि देवदास गांधी तो एक प्रतिभावान संपादक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं और बहुत अच्छे लेखक के रूप में भी सामने आते हैं। तो निजी जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनका उल्लेख, जिनकी झलक लेनी हो तो आपको ये एटनबरो की जो फिल्म है गांधी, उस पर थोड़ा सा कभी कभी देख लेना चाहिए। किसी 2 अक्टूबर को ही देख दीजिएगा। उसमें छोटे छोटे जो कोण हैं, जो बिंदु हैं, जो गांधी के सार्वजनिक चरित्र और निजी चरित्र को अलग अलग रूप से व्याख्यायित करते हैं, वो आपके सामने झलकते हैं। दूसरी बात मित्रों, ये बात एक सर्वविदित है, यदि आपको कहीं भूल गई हो तो मैं आपको याद करा देता हूँ कि इनको बापू या राष्ट्रपिता की पदवी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की पदवी गांधी ने दी थी। दोनों की भेंट भी हुई और दोनों के बीच में एक लंबा पत्र व्यवहार चलता रहा, परस्पर पत्रों का आदान प्रदान, और उन्हें बाद में नेशनल बुक ट्रस्ट ने अपने और भारत के प्रकाशन विभाग ने अलग अलग रूप से छापा भी। उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि टैगोर कई बार चुनौती देते थे कि बापू, मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि तुम जब सत्याग्रह के नाम पर जब अनशन पे बैठ जाते हो तो मुझे लगता है कि ये एक हिंसा का स्वरूप है। आप अपनी बात को एक सत्याग्रह का या अनशन का दबाव देकर मनवाना चाहते हैं। आपको कहीं ना कहीं कमज़ोरी लगती होगी कि आप वैचारिक स्तर पर लड़ने के स्थान पर एक दबाव बनाने की नीति का प्रयोग कर रहे हैं। गांधी का इस बारे में अलग दृष्टिकोण था। जब आप पत्र व्यवहार पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे नए दृष्टिकोण मिल जाएंगे। गांधी का अपना दृष्टिकोण है कि मैं समझता हूँ कि मानव मूल रूप से संवेदनशील है, चाहे वो साम्राज्यवादी शक्ति हो, चाहे वो तानाशाह हो या चाहे सामान्य आदमी हो, मूल रूप से संवेदनशील है। और मैं इस बात को प्रमाणित करता हूँ सत्याग्रह और अनशन के माध्यम से कि संवेदनशील व्यक्ति आपकी बात को समझता है सिर्फ इसलिए कि वो संवेदनशील है। अगर मेरे सत्याग्रह से
संवेदनशील व्यक्ति की आत्मा में कुछ आवाज़ उठती है या उसको को ख़तरा लगता है कि मेरे सत्याग्रह से, मेरे अनशन से व्यापक रूप से एक जन सैलाब उमड़ पड़ेगा, तो निश्चित रूप से वो मेरा सत्याग्रह एक अहिंसक हथियार के रूप में सामने आता है। मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैंने हिंसा पर उतारू ना होने और हिंसा पर उतारू लोगों को समर्थन ना देने का संकल्प लिया है, तो मैं जाहिर है कि मैं चाहता हूँ कि अहिंसा के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से जितने बदलाव आएंगे वो सकारात्मक होंगे। अलग अलग दृष्टिकोण, बड़े कद्दावर लोग थे ये लोग, और अपने कद के अनुरूप ये लोग बातें भी करते थे, संवाद आपस में स्थापित भी करते थे। और इसी प्रकार से मित्रों, दूसरा चरित्र जो हमारे सामने आता है वो लाल बहादुर शास्त्री का। संस्कार में बस गई थी सादगी और ईमानदारी। जो व्यक्ति स्कूल जाने के लिए प्रतिदिन 8 मील का तय सफ़र करता हो और एक नदी पार करके स्कूल जाता हो और नदी पार करके स्कूल से घर लौटता हो, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसके सिर पे किताबों का बंडल है, अपनी किताबों का बस्ता है, और वो आदमी अपनी धोती को साइड में करते हुए पानी में से गुजर रहा है और मीलों का सफ़र तय करके नदी पार एक दूर जंगल में स्थित स्कूल में जाता है, क्योंकि सामान्य अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए उसके पास पूरे संसाधन नहीं हैं, आर्थिक संसाधन नहीं हैं। और ऐसे परिवेश में पला हुआ आदमी कहीं डामाडोल नहीं होता, विद्रोह पे उतारू नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात शास्त्री जी की है कि वो जीवन में उन्होंने ज़िंदगी को एक सामान्य भारतीय की तरह जीने का संकल्प लिया था और उसी पर वो चले। और स्थिति ये आ गई कि कुछ एक जीवन में सिद्धांत है, सिर्फ वो सिद्धांत उन पर चर्चा नहीं कि उनको पहन लिया, जी लिया। जीने की एक हद है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री होते हुए ये जब उसको पता चलता है कि उसके बेटे ने आज उनकी जो राजकीय कार है, बड़ी कार जो है, वो स्वयं एक राउंड लेने के लिए प्रयोग की है, तो इसी बात का भी अपने मन के, अपनी नज़रों में इस बात पर मुझे गिरना ना पड़े, ये सोचकर वह व्यक्ति उस कार का जो मीटर है वो चेक करवाता है और जितने भी किलोमीटर वो कार चली है सरकारी, उसके उतने पैसे गिनकर बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी पत्रकार सम्मेलन के या बिना किसी प्रकार की खबर बनाए वो चुपचाप सरकारी कोष में जमा करा देता है। और देश के प्रधानमंत्री को जाना है राष्ट्रमंडल सम्मेलन में, तब ये गृह मंत्री थे। प्रधानमंत्री किसी राष्ट्रीय आपातकाल के कारण, किसी राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण, किसी इमरजेंसी के कारण अपने आप को जाने में असमर्थ पाते हैं, तो वो दूसरे नंबर के जो अपने मंत्री हैं उनको भेजने का आदेश जारी कर देते हैं कि मेरी जगह शास्त्री जी इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे। और वह व्यक्ति इनकार करता है कि मैं तो वहाँ जा नहीं पाऊँगा, वहाँ तो बहुत सर्दी होती है, तो मेरे पास तो इतने वस्त्र भी नहीं है कि मैं वहाँ अचानक इस तरह से जा पाऊँ। और फिर रात में ही वर्तमान तत्कालीन प्रधानमंत्री के कुछ वस्त्र काट छांट कर ठीक किए जाते हैं ताकि ये पहनकर जा सके। इतनी सादगी भरी ज़िंदगी मित्रों, आपको इसका कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। एक रेल दुर्घटना होती है और व्यक्ति रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे देता है कि नैतिक जिम्मेदारी तो मेरी है। अब नैतिक जिम्मेदारी का मतलब ये नाटक करना नहीं है, ये एक प्रकार से अपने रेल कर्मियों को ये बताना भी है कि अगर तुमसे भी कोई कोताही होती है तो वो मैं उसका उत्तरदायित्व लेता हूँ। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम्हारा जो अगुआ है, अगर वो नैतिक रूप से अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है तो उस शर्मिंदगी का एहसास आपके अंदर भी आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जीवन बड़ा विचित्र ढंग से जिया। चुनाव लड़ा, पार्टी ने 2000 रुपये और एक जीप जो हर अपने कैंडिडेट को, प्रत्याशी को दिया करती थी, वो इनको भी दे दी। और श्रीमान जी ने पूरा चुनाव लड़ा, बहुमत से जीते, भारी बहुमत से जीते। और जीतने के बाद 1200 रुपया 2000 में से पार्टी के कोष में वापस करा दिया कि मेरे से 800 ये खर्च हुआ है, मेरे से ये खर्च ही नहीं हुआ। तो ये एक नाटक नहीं है मित्रों, ना कुछ ये क्रिएटेड एक आभा मंडल है, बल्कि ये एक वस्तु स्थिति है कि वो आदमी जीवन को
बिल्कुल सादगी के साथ और जनाधार को अपने साथ जोड़ कर जीना चाहता है। और दूसरी बात मित्रों ये है कि अब ताशकंद वाली कहानी वो आपको सबको मालूम है, उसको दोहराने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें आपस में मालूम है संवाद की स्थिति उसमें बनाए रखना ठीक भी नहीं लगता। लेकिन इन दोनों व्यक्तियों ने अपने समकालीन साहित्य को भी प्रभावित किया। गांधीवादी दर्शन बहुत सारे गांधीवादी लेखकों, विचारकों, चिंतकों के लिए एक वैचारिक विषय बना चिंतन का, और गांधीवादी साहित्य के नाम से एक लहर भी चली और बहुत सारा वांग्मय, गांधी वांग्मय के नाम से हमारे सामने आता है। और यही स्थिति शास्त्री जी की थी। कहा यह जाता है कि यदि सोवियत संघ से ठीक ठाक स्वस्थ वापस लौट आते तो इस देश में बिल्कुल नए बदलाव दिखाई देते। धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही।